से आप μ2, μ3, μ4 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके रिलेशन आपके μ2 डैश, μ1 डैश और μ3 डैश में है आपके पास। ठीक है, तो वो आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। वहीं से आप β1, β2 और γ1 भी निकाल सकते हैं। पेपर में से इतना लेंथी काम तो नहीं आता है, बायनोमियल का सिंपल चीजें ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको निकालने आने चाहिए, तो प्रैक्टिस कर लेना एक बार उनकी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन पे चलते हैं। इसी के जस्ट बाद आपको दे रखे हैं, वो करते हैं आज। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर ये है आपका कि अगर x फॉलो कर रहा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पैरामीटर n और p है, n इज द टोटल नंबर ऑफ, कितनी बार आप ट्रायल्स कर रहे हैं, एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देन शो दैट, आपको ये शो करना है कि जब एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय n माइनस p निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, वो pq बाय n के इक्वल आएगा। ये चीज आपको शो करनी है। सेकेंड थिंग ये भी शो करने के लिए कहा है आपको, कोवेरियंस ऑफ x बाय n, n माइनस एक्स बाय एन किसके इक्वल आएगा, पी क्यू बाय एन के इक्वल आएगा, माइनस पी क्यू बाय एन के। ये तो पी क्यू बाय एन के, ये कुछ देखो काफी हद तक इस तरीके का लग रहा है, ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, यहाँ एक्स बाय एन कर दिया, तो कुछ डेविएशन टाइप है, लेकिन डेविएशन कहाँ से लिया, प्रोबेबिलिटी से ली है। और ये भी क्या होता है, रेंडम वेरिएबल बाय एन, अगर एक तरीके से देखें तो ऊपर पॉसिबल वैल्यू, नीचे टोटल, एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रोबेबिलिटी की कोई टर्म है, मतलब उन्हीं के डिफरेंस का स्क्वायर करके देखा है। तो इक्वल टू पी क्यू बाय एन क्या आएगा, ये हमें यहाँ पे शो करना है। कैसे शो करेंगे, देखो आपको ये तो पता, बायनोमियल में भी अभी हमने निकाला है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितनी आती है, पी एन, यही आती है एन पी करके हमने निकाली थी। और वेरिएंस के बारे में भी हमें पता है कितना आता था, एन पी क्यू। ये दो बातें हम बायनोमियल के केस में निकाल चुके हैं। अब आप एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी लगाइए, यहाँ पे हमें x बाय एन के बारे में चाहिए, x बाय एन के बारे में चाहिए, और p क्या है, p इज द प्रोबेबिलिटी, है ना। तो यहाँ पे आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ, जब हम x बाय एन माइनस p का स्क्वायर ये निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू x बाय एन, और p जो है आपका प्रोबेबिलिटी है, उसके फेवर में कितना काम हो रहा है, तो हम इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे आए, निकाल के देखिए, इसकी वैल्यू निकालिए। देखो जब आप यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय एन की वैल्यू निकालेंगे, इसका यूज करके, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय एन, एक्सपेक्टेशन में आप जानते हैं कि जो स्केल होता है ये बाहर आ जाता है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपको पता ही np है, तो इससे कैंसिल होकर p ही बन जाना है, तो p की जगह पे हम ये रख सकते हैं। और जैसे ही मैंने ये रखा तो क्या बन गया, वेरिएंस ऑफ x बाय एन बन गया, उसका फॉर्मूला ही तो बन गया वेरिएंस ऑफ x बाय एन का। तो वेरिएंस ऑफ x बाय एन मतलब हमें निकालना है यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में, वेरिएंस ऑफ x बाय एन, एन कैसे बाहर आता है, वेरिएंस से एन स्क्वायर होके, वेरिएंस ऑफ x, और वेरिएंस ऑफ x आप जानते हैं एन पी क्यू, बायनोमियल में एक एन से एक एन कैंसिल हो गया, आपका फाइनल आंसर आ चुका है पी क्यू बाय एन। तो बायनोमियल का यूज करके हमने एक नई टर्म निकाल दी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय एन माइनस p का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू बाय एन, ये आपने निकाला है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कोवेरियंस वाला पार्ट प्रूव करें, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन x, y माइनस एक्सपेक्टेशन y। ठीक है, सभी को पता होगा ये। तो यहाँ पे आपको कोवेरियंस निकालना है, किस किस का, x बाय एन, एन माइनस एक्स बाय एन, इसका कोवेरियंस आपको यहाँ पे निकालना है। तो x की जगह पे x बाय एन आ गया, और y की जगह पे n माइनस एक्स बाय एन आ चुका। तो अगर अब यहाँ पे आप कोवेरियंस निकालेंगे, तो यहाँ क्या आ जाए, देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की जगह पे x बाय एन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय एन, पहले पार्ट में तो यही आ जाएगा, सेकेंड पार्ट में इनटू y की जगह पे आ रहा है n माइनस एक्स बाय एन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ n माइनस एक्स बाय एन, ये आ गया। इसको ओपन करेंगे अगर हम, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय एन माइनस p, अभी हमने इसके लिए निकाली थी p, ठीक है ना, और जो ये बाकी बचा हुआ इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाय एन माइनस, ये बन गया आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 माइनस एक्स बाय एन, यही बनेगा ना, इसको n से डिवाइड करोगे 1 माइनस एक्स बाय एन, विच कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय एन माइनस p,
और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाय, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 तो 1 ही आती है ना, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाय अभी हमने निकाला कितनी आएगी पी। एक तरीके से ये आ चुका है आपके पास, इससे तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे भी कहीं हद तक सेम ही आया है, दूसरी साइड भी, बस आपके पास यहाँ पे एक्स बाय एन माइनस पी नहीं आया, वो माइनस कॉमन लेने पे आएगा। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स बाय एन प्लस पी था, ठीक है। तो ये माइनस का साइन एक्सपेक्टेशन से जो स्केल फैक्टर होता है बाहर आ जाएगा, तो आगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाय एन माइनस पी का होल स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स बाय एन हो गया ये हमारा, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाय एन है ना, तो वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया। और वेरिएंस हमने अभी निकाला था पी क्यू बाय एन। क्लियर हुआ है ये किस तरीके से लिखे हैं इन्होंने। तो इस टाइप के घुमा फिरा के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके पेपर में। थोड़े से ये होता है कि बीच में एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन इजी क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपने निकाला है दैट इज द मूवमेंट्स, जो भी आप पीछे निकाल के आए। अब मूवमेंट्स को हम बाय यूजिंग प्रीवियस मूवमेंट्स भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको म्यू वन पता तो म्यू टू निकाल सकते हैं, आपको म्यू टू पता तो आप म्यू थ्री निकाल सकते हैं, म्यू थ्री पता तो म्यू फोर निकाल सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं पिछले मूवमेंट्स का यूज करके हम नेक्स्ट मूवमेंट निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए आज हम एक रेकरेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ही आपका एक रेकरेंस फॉर्मूला बनता है, जो कई बार बाय नेमिंग भी आ जाता है पेपर में। तो हम इसको बोलते हैं, इस फॉर्मूले को रेनोवस्की फॉर्मूला। ये आपके पास, ठीक है, रेनोवस्की फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में आपका कुछ इस तरीके का आता है, म्यू आर प्लस वन वाला प्रीवियस से कनेक्ट करना है, तो म्यू आर माइनस वन से भी कनेक्ट है और ये म्यू आर से भी कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है, म्यू आर का तो आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू पी, और म्यू आर माइनस वन को आपको मल्टीप्लाई करना है एन इंटू आर से, बाहर आएगा पी क्यू। ये रिलेशन है इनके बीच में, दैट इज अ रिलेशन। ये रिलेशन अभी हम ड्राइव करेंगे। क्या रिलेशन है ये, म्यू आर प्लस वन को म्यू आर माइनस वन और म्यू आर से कनेक्ट किया है इसने। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो म्यू आर का विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव किया हमने, और म्यू आर माइनस वन वाले को हमने एन आर से मल्टीप्लाई किया, एन आर, और बाहर रखा हमने पी इंटू क्यू, दोनों जो प्रोबेबिलिटीज थी उनकी प्रोडक्ट निकल के आएगी। एक बार चलो निकाल के देखते हैं, क्या हम देखते हैं कि म्यू नॉट और म्यू वन की हेल्प से म्यू टू निकलता है, नहीं निकलता है। आर को क्या पुट करूँ, वन, इस इक्वेशन में आर को वन पुट करो, यहाँ क्या आ जाएगा म्यू टू, यहाँ आर को वन पुट करोगे म्यू जीरो, और यहाँ आर को वन पुट करोगे म्यू वन। क्या तुम में से कोई मुझे म्यू नॉट और म्यू वन की वैल्यू बता सकता है? म्यू नॉट म्यू वन वन तो म्यू जीरो होता है। देखो म्यू नॉट तो वन ही आता है हमेशा, ये तो आपको पता है। म्यू वन क्या होता है, आपका मीन होता है ना। तो मीन कितना निकला था बायनोमियल के केस में, जीरो। एनपी। एनपी निकला था, बिल्कुल ठीक है ना। और यहाँ पी क्यू आ गया एक तरीके से। मैम म्यू वन जीरो भी तो होता है, मोमेंट अबाउट, और सॉरी मोमेंट अबाउट मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस हाँ, ये एक्स। आप मीन के अबाउट है, बिल्कुल ठीक बात है। म्यू वन डैश नहीं निकाल रहे हम, यहाँ पे डेरिवेटिव्स नहीं रखे हमने, डैश यस नहीं मैम। निकाल रहे हम। अगर डैश निकाल रहे होते तो आपका ही हो जाता, ठीक है ठीक है। अगर डैश निकाल रहे होते तो म्यू टू डैश वाले की जो वैल्यू थी आपकी वो पीछे वाली निकल आती, लेकिन यहाँ डैश वाले के लिए फॉर्मूला नहीं बनाया हमने। ये फॉर्मूला हमारा सेंट्रल मूवमेंट्स के लिए ही हमने बनाया है, ठीक है, सेंट्रल मूवमेंट के लिए। पीछे सेंट्रल मूवमेंट निकालने हमारे लिए थोड़े से मुश्किल हो रहे थे। क्यों मुश्किल हो रहे थे, क्योंकि पहले हमें डेरिवेट हमने डैश वाले निकाले थे, अबाउट ओरिजिन वाले निकाले थे। ओरिजिन वाले का यूज करके हमने फिर हम उस पे गए थे म्यू थ्री पे। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला हो गया एक तरीके से डायरेक्ट उन पे आने का, ठीक है। तो देखो कैसे आएंगे, यस इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है आपका एक तरीके से डेविएशन वाला पार्ट आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। क्या बच गया, सिर्फ एन पी क्यू आ गया। देख लो आना ही यही था। म्यू टू, म्यू टू क्या होता है आपका, वेरिएंस होता है, ठीक है ना, वेरिएंस। क्लियर हुआ ही। सिमिलरली अगर हमें म्यू थ्री निकालना है तो फॉर्मूले में पुट करो म्यू थ्री के लिए, एंड आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, आर को टू, आर को टू पुट करोगे, ये म्यू थ्री, यहाँ आर को टू पुट करोगे टू एन, आर को टू पुट करना है म्यू वन,
आर को 2 पुट करना है μ2। अब μ2 आपका निकल चुका है NPQ, ठीक है ना, μ2 आपका NPQ निकला, लेकिन μ1 तो 0 था, ये टर्म तो भूल हो गई। सिर्फ इसका डेरिवेटिव आपको विद रिस्पेक्ट टू पी करना। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है? NPQ का विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव क्या आएगा? पहले तो क्यू को चेंज करना है, सारा क्यू यस बिल्कुल, इसमें यही बात ध्यान रखने की है, मैं यही इसीलिए इस पॉइंट पे गई हूँ। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट NQ लिख देते हैं P के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करके। नो, Q भी तो भाई P का ही फंक्शन है। Q क्या है आपका, 1 माइनस P है, तो यहाँ पे आपको पहले इसको लिखना पड़ेगा NP 1 माइनस P। अब आप विद रिस्पेक्ट टू P डेरिवेटिव करेंगे, चाहे आप विद रिस्पेक्ट टू U इंटू V रूल करो, या फिर आप पहले इसको ओपन कर लो, फिर विद रिस्पेक्ट टू P डेरिवेटिव कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। हमारा जो मेन मोटो है इस फॉर्मूले को ड्राइव करना, रेनोवेट्स की फॉर्मूला। देखिए कैसे करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो हमें चाहिए क्या आती है, हमारी एक टर्म यहाँ पे कोई ऐसी थी म्यू आर प्लस 1, म्यू आर माइनस 1, यही सब था। लेकिन म्यू आर का विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव था राइट हैंड साइड में, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। म्यू आर का विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले म्यू आर को लिख लेते हैं। म्यू आर क्या होता है आपका, सेंट्रल मूवमेंट, आरथ सेंट्रल मूवमेंट, ऐसे लिखा जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r। अच्छा, एक्सपेक्टेशन निकालनी है आपको इसकी, तो हम ये भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस np की पावर r, क्योंकि बायनॉमियल के केस में एक्सपेक्टेशन जो आपका रहता है, मीन जो आपका रहता है, दैट इज np। और इस एक्सपेक्टेशन को कैसे खोलोगे, समीशन x माइनस np की पावर r इंटू जो भी इसका पीडीएफ होगा फॉर ऑल x 0 to n चलता है आपका इसके अंदर बायनोमियल में। बायनोमियल का अगर पीडीएफ देखूं x 0 to n, x माइनस np की पावर r, n c x, p की x, q की n माइनस x, यही पीडीएफ था आपका बायनोमियल में। अब ये तो हमारा म्यू आ रहा है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू p, p के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है हमें इसका, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा वही था। जब मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव करूंगी, ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी p का फंक्शन है, ये वाला भी p का फंक्शन और ये वाला भी p का फंक्शन है, ठीक है ना, सारे ही p के फंक्शन है आपके, सिर्फ इसको छोड़ के ncx को। तो ncx को तो आप बाहर ले सकते हो समीशन से, x 0 से n भी बाहर हो गया, सिर्फ इसका डेरिवेटिव करो, अंदर वाला ये और ये। सिर्फ दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, ये कंप्लीट सेकेंड है। तो फर्स्ट फंक्शन का पहले करो विद रिस्पेक्ट टू p, विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे, r आगे आएगा, x माइनस एन पी, आर माइनस पी, आर माइनस 1 ये आएगा, इनटू में p का जो कॉफिशिएंट है दैट इज माइनस n, ये भी आएगा। बाकी ये वाला एज इट इज सेकंड फंक्शन, p की x, q की n माइनस x प्लस, आपकी बार इसको एज इट इज रखो और इसका डेरिवेटिव करो। जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे तो मेरे को इसके अंदर अंदर भी u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। एक बार p की x एज इट इज रख के 1 माइनस p की पावर n माइनस x का डेरिवेटिव, n माइनस x माइनस 1 और माइनस 1 आएगा क्योंकि 1 माइनस p था, p का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 1 वो वाला साइन भी आएगा। फिर एक बार आपको q की n माइनस 1 को एज इट इज रखना है, p की x का डेरिवेटिव x, p की x माइनस 1, तो ये आपके पास यहाँ पे आ चुका है। कोई डाउट है इसमें अभी तक जो हमने किया, जिस तरीके से डेरिवेटिव किया है? नो मैम। चलिए, तो इन शॉर्ट अगर हम देखें, फर्स्ट में से जो x पे समीशन जाएगा सिर्फ x वाली टर्म को रखिए, बाकी बाहर ले आइए। अगर फर्स्ट में से देखो तो माइनस n और r एक्स्ट्रा, इसको बाहर ले आते हैं। समीशन x 0 से n है, n c x माइनस एन पी की पावर r माइनस 1, p की x, q की n माइनस x। फर्स्ट टर्म आपकी ये आ चुकी है। सेकेंड टर्म अगर हम देखें, इसमें से भी अगर हम देखें सेकेंड टर्म में, तो आपका कुछ भी एज सच बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी x का फंक्शन, 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 तो कंप्लीट पे समीशन चलेगा।
यहाँ पे भी अगर हम देखें ये भी x का, ये भी x का, ये भी x का है, तो सारे ही x के फंक्शन है, समीशन सब पे चलने वाला है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या क्या है अगर आप ध्यान से देखो तो इस टर्म में देखो, समीशन x 0 से n सी एक्स इंटू में x माइनस एन पी की पावर r, तो दोनों में ही बाहर ही बैठे ये तो ठीक है। अगर हम अंदर वाले में देखें, अंदर वाले में हम क्या ले सकते हैं, p की x q की n माइनस एक्स, क्योंकि हम इसमें चेंज करना चाहेंगे। हमारा जो आगे आंसर आएगा वो म्यू आर प्लस वन, म्यू आर माइनस वन बनाना है हमें, ठीक है ना। अगर आपका म्यू आर जो बना था ऊपर, म्यू आर कब बना था आपका, x माइनस एन पी की पावर r इंटू पी एक्स पे समीशन चल रहा था, तो पी एक्स तो आपको चाहिए ही चाहिए ना, पीडीएफ तो चाहिए ही चाहिए। म्यू आर मतलब एक्सपेक्टेशन होता है rth मोमेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर x माइनस एक्स बार की पावर r। तो जब उसको खोलेंगे तो समीशन दैट इनटू पी एक्स, पीडीएफ तो चाहिए ही चाहिए आपको, तो पीडीएफ वाली टर्म तो आनी चाहिए, एन सी एक्स पी की एक्स क्यू की एन माइनस एक्स। तो हमने कॉमन ये पूरा ले लिया। जब आप यहाँ से लेंगे कॉमन x पी की एक्स क्यू की एन माइनस, ये पी की एक्स कट गया, क्यू की एन माइनस एक्स कॉमन लेना था, तो आपको यहाँ पे जो माइनस वन वाला है ये अंदर बच जाएगा। मतलब क्या बच गया अंदर आपका, बाय में q, ठीक है ना, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। क्या इसमें और कुछ भी बचा है आपका, ये n माइनस एक्स भी तो बचा है, इसको कहाँ लिखा अभी हमने, तो इधर अंदर बच गया n माइनस एक्स बाय क्यू विद नेगेटिव साइन। और इधर से क्या बचा है, कॉमन लिया आपने q की n माइनस एक्स, p की x कॉमन लिया था, तो p की x लेना, तो जो p की माइनस वन है वो बच गया, तो y में p आ गया और x भी बच गया, यहाँ पे x आ गया। तो ये आपका लेफ्ट आउट वाला है जो हमने लिखा है। क्या क्या आया आपका अगर हम ध्यान से देखें, माइनस एन आर समीशन एन सी एक्स एक्स माइनस एन पी की पावर आर माइनस वन, पी की एक्स क्यू की एन माइनस एक्स प्लस समीशन एक्स जीरो टू एन एन सी एक्स एक्स माइनस एन पी की पावर आर, पी की एक्स क्यू की एन माइनस एक्स, एक्स बाय पी पहले लिख लूँ, एन माइनस एक्स बाय क्यू बाद में। ये आ चुके आपके पास। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। चलिए, तो अब इसको भी सॉल्व कर लो, जो ब्रैकेट है पी क्यू एलसीएम ले लेंगे हम, क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पी इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, सम का बन जाएगा, है ना, ये एडिशन का बन जाएगा। तो क्यू एक्स प्लस पी एक्स कितना आएगा, एक्स एक्स आ जाएगा, क्योंकि पी प्लस क्यू तो वन हो जाएगा एक्स कॉमन लेते ही, तो ये एक्स आ जाएगा, जो हो गया एक्स माइनस एन पी। तो यहाँ तक आ चुका है आपके पास। बस अब छोटा सा स्टेप रह गया बस आपका, अगर हम ध्यान से देखें, देखो एन सी एक्स पी की एक्स क्यू की एन माइनस एक्स, ये तो बन गया आपका पीडीएफ। किसके लिए बना है, मीन माइनस किया आर माइनस वन के लिए, तो ये म्यू आर माइनस वन बन गया ना, माइनस एन आर म्यू आर माइनस वन बन गया ये वाली टर्म, तो प्लस ये क्या बना है आपका, अगर हम इसको देखें तो ये तो हो गया आपका, चलो पीडीएफ वाला काम कर रहा है, ये x माइनस एन पी की पावर r आया है यहाँ पे, लेकिन x माइनस एन पी की पावर एक यहाँ पे बैठा है, तो इसको मैं यहीं पे कंबाइन कर दूँ तो r प्लस वन बन गया। तो यहाँ पे क्या है, वन बाय पी क्यू और अंदर आ गया म्यू r प्लस वन एथ मोमेंट। क्लियर हुआ है? रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। डी म्यू आर बाय डीपी निकालना हमने शुरू किया था, दैट इज इक्वल टू म्यू आर प्लस वन, और हमने इधर रखा था म्यू आर प्लस वन वाली टर्म, तो इसको इसी साइड रहने दो, इसी साइड रहने दो, इसको इधर लाओगे तो डी म्यू आर बाय डी पी प्लस एन आर म्यू आर माइनस वन हो चुका है आपका, और पी क्यू से आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इस साइड। तो यही हमने लिखा था, ध्यान हो तो स्टेप याद करो, या आर प्लस वन या आर माइनस वन या आर लिखा था, आर का विद रिस्पेक्ट टू पी किया था, म्यू आर माइनस वन वाले को एन आर से मल्टीप्लाई किया तो बाहर क्या आया था, पी क्यू आया था। तो ये रेनवेस्की फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है, और इस फॉर्मूले के यूज से आपको म्यू वन और म्यू नॉट पता होना चाहिए, बस आप म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर निकाल सकते हैं जस्ट बाय सब्स्टिट्यूशन। डेरिवेटिव करते थोड़ा ध्यान रखना कि क्यू भी पी का ही फंक्शन है, क्यू को पहले वन माइनस पी पुट करना, फिर डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू पी। हो जाएगा?
Yes, ma'am. चलिए, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। ज्यादा डीप में मत करना, छोटे छोटे क्वेश्चन है उन पे जरूर करना काम। तो इसके अंदर मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकाला हुआ हो सकता है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या आएगा आपका, थोड़ा सा अजीब सा आंसर आता है इसका काफी। मीन डेविएशन अबाउट मीन का, ये जब आप थियोरेटिकल काम करते तो उसके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता था आपका। जब आप पेपर के लिए करते थे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर, तो वहां पे आपका ये इंपॉर्टेंट रहता था, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अभी आपको करने की इसको नीड नहीं है, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीन को मोड जरूर करना चाहिए। तो मोड पे चलते हैं। पहले मैं मोड का आपको बताऊंगी कि आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए, मोड ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मोड होता क्या इन जनरल, मोड बताओगे है क्या? मोर फ्रिक्वेंटली जो वैल्यू अक्कर होते हैं मैम, तो वो पीडीएफ है। से कैसे बताओगे, वो बात तो ठीक है। मोड आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ही पढ़ा, लेकिन अब हमने एक रैंडम वेरिएबल लिया है, उसके लिए आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर दिया है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को देख के आप कैसे बता सकते हैं कि किस पे आपकी मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू होगी, कौन मोड बनेगा, कौन सी वैल्यू एक्स की, कैसे पता चलेगा? प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। यस। तो इस केस में क्या होगा, मोड आपकी, मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वो आपको एक्स की वैल्यू देखनी है फॉर विच प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, जिस पॉइंट पे आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रही है, जिसके चांसेस ज्यादा है आने के। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें तो वही क्या बन जाएगा, हमारा मोड बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इन शॉर्ट निकालना यही है कि पी एक्स किस पॉइंट के लिए मैक्सिमम बन रहा है, मैक्सिमम किस पॉइंट के लिए मैक्सिमम बन रहा है, हमें वो देखना है। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। बायनोमियल में आपके पास दो पैरामीटर होते थे ना, कौन कौन से पैरामीटर थे, एन और पी, यही पैरामीटर थे। तो हर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एन और पी तो पता चल ही जाएगा क्वेश्चन देखते ही, है ना। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, एन प्लस वन इंटू पी निकाल के देखना उस डिस्ट्रीब्यूशन का, एन प्लस वन इंटू पी। अगर आपका एन प्लस वन इंटू पी इंटीजर ना आ रहा हो, दो ही केस हो सकते हैं, या तो इंटीजर आएगा या इंटीजर नहीं आएगा, है ना। तो अगर ये इंटीजर नहीं आ रहा है, अगर इस कैटेगरी का है, इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो जो यहाँ पे आंसर आएगा, जो वैल्यू आपकी इंटीजर पार्ट उसके अंदर रहेगा, इंटीग्रल पार्ट जो होगा उसका, इंटीग्रल पार्ट इज द आंसर। जैसे कि अगर मान लो इसको हमने सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया 8.5, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू मतलब ये वाला पार्ट जो पॉइंट से पहले आ रहा है, डेसिमल से पहले आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपका बनेगा, ये जो 8 है, 8 यहाँ पे मोड आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर ये इंटीजर आ रहा होता, अगर ये इंटीजर आ रहा होता तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपके दो मॉडल एग्जिस्ट कर जाएंगे। यहाँ पे सिंगल मोड एग्जिस्ट किया ना, यहाँ पे दो मोड निकल के आएंगे, आपके बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। एक तो आपका मोड वही बन के आएगा जो आपने लिया है, सेम टू सेम, एन प्लस वन इंटू पी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू आई है, और एक इससे जस्ट पहले वाला वैल्यू। अगर से इसको मैं m कह रही हूँ तो m माइनस वन पे भी मोड ही बनेगा, दोनों पॉइंट पे मोड बनेगा, ठीक है, दोनों पॉइंट पे मोड बनेगा। तो रिजल्ट याद होना चाहिए, जो मैंने ये पूरा पेज बनाया मोड बायनोमियल के लिए। अगर आपको कोई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए तो उसमें n और p दो आपके पास रहेंगे पैरामीटर, तो पहले n प्लस वन इंटू पी निकाल के देखना। ऐसा केस हो सकता है कि वो आपके पास इंटीजर आ रहा हो, इंटीजर आ रहा तो उस केस में दो मोड आएंगे, एक आपका वही वाला पॉइंट जो n प्लस वन इंटू पी निकाला है, और एक उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, वो मोड आएगा। और अगर ये इंटीजर नहीं बन रहा है तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसका, जो डेसिमल से पहले है, वो आपका मोड बन जाएगा, ठीक है। याद हो गया रिजल्ट? जैसे Yes, कि ma'am. फॉर एग्जाम्पल अब आप बताओ मुझे मोड की वैल्यू क्या आएगी। मैंने आपको मीन दे दिया है 4 और वेरिएंस दे दिया 3,
आपको मोड निकालना है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही दे रखा है। ये क्वेश्चन आपके पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास जिसका मीन 4 है, वेरिएंस 3 है। पहले तो ये बताओ ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है ना? Yes, ma'am. मीन ग्रेटर देन वेरिएंस बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए तो अब मुझे मोड बताना है आपने, तो मोड के लिए n+1 इंटू पी चाहिए, तो n और p निकालो पहले, फिर बताना मोड। कितना आया आंसर? 4 पॉइंट समथिंग है। कैसे? मीन को क्या रखा आपने? मीन कितना होता है? NP np। और वेरिएंस? NPQ, तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? Q की वैल्यू आ जाएगी Q मैम की 3/4, 3/4। और P की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। 1 माइनस हो जाएगा ना Q, तो 1/4। और N की वैल्यू कैसे निकालोगे? किसी भी एक में पुट कर दो। NP इज इक्वल टू 4 था, तो N इज इक्वल टू 4/P। तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 16। ठीक है, अब आपको बताया था n+1 इंटू पी निकालना आपने। n की वैल्यू 16 है, इंटू पी हो गया 1/4। तो ये आंसर आया आपके पास 17/4। 17/4 कितना होता है? 4.25। तो इंटीजर वैल्यू नहीं आई है, तो जो इसका इंटीजर पार्ट है दैट इज अ यूनिक मॉड। तो आपका मोड आ चुका है इस केस के अंदर क्या? 4। 4 इज द मॉड। क्लियर हुआ है? Yes, ma'am. चलिए तो फिर यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ साथ ही। क्वेश्चन ये है, फॉर p इज इक्वल टू 0.5 बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, और मिनिमम मतलब मैक्सिमम ही बताना है आपको मेनली। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? जस्ट आपको p की वैल्यू पता 0.5 है, n आपको नहीं पता। n आप आर्बिट्रेरी मान के चलो, n कोई भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी लिया हमने। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, से मैंने n आपको दे दिया मान लो 10, तो अब तो डायरेक्ट बता सकते हो, बताओ। 5 कैसे? देखो क्या करना था, n+1 इंटू पी, तो 11 इंटू पी हो गया 5/10। 1/2 कैंसिल किया तो 5.5। तो नॉट एन इंटीजर, आंसर कितना आ गया? 5 मोड का। और अगर यही मैंने आपको 11 दिया होता तो n की वैल्यू, तो 11+1 12 इंटू 0.5, तो आ जाता 6। तो आपका इंटीजर पार्ट आ गया, तो 5 और 6 दोनों ही मॉड बनते इस केस में। तो कैसे आंसर कैसे बता सकते हो? इवन और ओड पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इवन पे क्या होता है आपका एक ऐड होते वो ओड बन जाता है नंबर, और ओड नंबर इससे हम ये क्या है, ये हाफ ही तो बन रहा है। ओड नंबर को आप आधे से कैसे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो इंटीजर पार्ट आएगा आपका वही आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर नंबर आपको एक्चुअल में ओड दे रखी हो एन की वैल्यू, 1 ऐड करने पे वो इवन बन जाएगा और इवन इससे डिवाइड हो जाएगा, तो उस केस में 2 मोड आएंगे। इट मीन जब हमने ओड वाला केस लिया 2 मोड, इवन वाला केस लिया तो 1 मोड। तो अगर हमने मान लीजिए केस लिया एन बी इवन, तो आंसर क्या आ रहा है इस केस के अंदर आपका? एन अगर आप इवन ले रहे हो तो डायरेक्ट आंसर n/2 आ रहा है, क्योंकि 10 लिया तो 5 आया था। लेकिन अगर आप n को ओड ले रहे हैं, जैसे आपने 11 लिया, तो आपका आंसर 5 और अगर हम ऊपर देखें वापस, आंसर 5 और 6 दोनों आए थे, है ना? n ओड लिया तो आंसर क्या आया आपका? n+1/2 लिख सकते हैं। एक तो क्या हो गया? कपिल कोई डाउट? जनरल रिजल्ट बता रहा। हाँ, जर्नल पे तब आ चुका जब p की वैल्यू 0.5 है। एक क्वेश्चन में मैंने जब दिया था कि n आर्बिट्रेरी है, तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। हमने एक एक केस इवन ऑड के लिए करके देखा, तो हमें वहीं से आइडिया लग गया। नहीं तो अब जनरलाइजेशन भी कर सकते हो इसकी, n इज इक्वल टू 2m लो, इवन वाला केस। n ओड लोगे तो 2m+1, p इज इक्वल टू 0.5। यस, सिर्फ उसी केस में। मेरा क्वेश्चन तो यही था ना स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या था मेरा, कि जब p 0.5 हो और n आर्बिट्रेरी हो, तब मुझे बताओ मोड क्या आएगा। ठीक है, उस केस में हमने देखा है। क्लियर हुआ है? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो डाउट मैम। हाँ, अपना ऐसे ऐसे केस आ सकते हैं, जनरलाइजेशन पे तो कम आएंगे, लेकिन एक एक पॉइंट के लिए आ सकते हैं कि मोड बताओ, एन और पी की वैल्यू निकाल के आप बता सकते हैं। ठीक
ठीक है, इसका प्रूफ भी है अपना कि हाँ इस तरीके से हमने क्यों लिखा कि n+1 इंटू पी किया है तो ही पता चला है, इसका प्रूफ भी है। ठीक है, तो वो आपने कर रखा है पहले बीएससी में, सेम ही तरीके से हम प्रूव करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, करके देख लेना, ट्राई नहीं होए तो बता देना। मेन आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए जो लिखवाया है मैंने वो। ठीक है, मेन रिजल्ट पे जाओ। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके अंदर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने का है। ठीक है ना, ये तो अभी तक हमने निकाला ही नहीं बायनोमियल के केस में मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मूवमेंट्स तो निकाल लिए, बट व्हाट अबाउट मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्या वो निकलेगा? देखते हैं क्या होता था मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्या फॉर्मूला था? Yes, expectation of e raised to power tx, which can be written as summation e की पावर tx into px। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होती है आपके बायनोमियल की वही लगाएंगे, NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो ऐसा केस हम पहले भी कर चुके हैं, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, समीशन NCx p e t की पावर x, क्योंकि x इस पे चला जाएगा, q n माइनस x। और जो ये क्या बन गया आपका, एक्सपेंशन ही बन चुकी है किसकी, पी ई टी प्लस क्यू की पावर एन की। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। शॉर्टकट से भी थोड़ा सीखना आना चाहिए आपको करना कि किसकी एक्सपेंशन होती है। समझ आया? यस मैम। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो आपका ही आएगा, क्यू प्लस पी ई टी की पावर एन। अगर बर्नौली में याद हो तो वहां पे एन की वैल्यू 1 लेने पे यही आएगा। यही बताया था, बायनोमियल बर्नौली का ही जनरलाइजेशन है। बर्नौली में आप एक ही बार ट्रायल करते थे, यहाँ पे आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम कर रहे हैं, n टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इनका यूज करके आपने जिसको आपको पता था कि मूवमेंट से हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन से मूवमेंट्स भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से मूवमेंट्स भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे मूवमेंट्स, याद है? यस, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन से मूवमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं? दो तरीके थे, या तो आप मूवमेंट का डेरिवेटिव करो, एक बार डेरिवेटिव करो तो μ1 आ जाएगा, उसमें t को 0 पुट करो। ये एक्चुअली मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकाला है अभी हमने। अगर हम अबाउट मीन निकालना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेशन जो ली थी आपने ऊपर ई टी एक्स जगह पे ई टी एक्स माइनस एक्स बार ले लो, तो अबाउट मीन वाले भी आ जाएंगे। ये भी अबाउट ओरिजिन आएंगे। अगर आप यहाँ से निकालोगे, आप एक बार टाइम के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो μ1 आ जाएगा, दो बार करोगे तो μ2 डैश, फिर μ3 डैश, μ4 डैश, t को 0 पुट करने। या फिर आप एक्सपेंशन से भी निकाल पाते थे। यहाँ पे हम ई टी की एक्सपेंशन ओपन कर सकते हैं, हमारे पास एक टी के अंदर एक्सपेंशन आ जाएगी पूरी की पूरी। तो टी के अंदर एक्सपेंशन आते ही जो टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट μ2 डैश, टी आर बाय आर फैक्टोरियल का μr डैश, तो वो भी आप वैसे भी निकाल सकते हो। दोनों ट्रिक से निकालोगे, दोनों से सेम ही आंसर आना है। जो आपने पहले आंसर्स निकाले एज इट इज वही आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये ट्राई करके आना कि आपके आंसर आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे। क्वेश्चन ये, अगर x बायनोमियल को फॉलो कर रहा है ओवर दी np पैरामीटर्स, तो आपको ये बताना है कि जो y इज इक्वल टू n माइनस हम बनाएंगे, ये किसको फॉलो करेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, n माइनस एक्स। एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, आपका जो रेंडम वेरिएबल x था अब वो n माइनस एक्स हमने बना दिया। ठीक है, बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो n इंडिपेंडेंट ट्रायल में बिल्कुल जो इन्होंने बोला है, जो कांस्टेंट फेलियर का था वो बन जाएगा यहाँ पे p की जगह पे। या फिर आप इसको और कैसे बना सकते हो, जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है तो यूनिक होता है। आपने एक थ्योरम की थी कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमेशा यूनिक होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसके केस में आपका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कुछ ये निकला था, p प्लस क्यू ई टी की पावर n। आपका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आंसर, q प्लस पी ई टी की पावर n, सॉरी ये निकला था आपका इस केस में। जब आपका यहाँ पे n होता है, यहाँ p होता है, तो यहाँ पावर में n, ये p वाला ई टी के साथ आता है, q यहाँ आता है ना। तो इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर हम निकाल के देखें, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ y t,
क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी वाई विच कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी वाई। हमने क्या लिया, n माइनस एक्स लिया है, तो वो पुट कर दिया हमने। तो यहां से हो गया एक्सपेक्टेशन ई टी इंटू, ध्यान से देखिए अगर हम e की माइनस टी एक्स मल्टीप्लाई में आ गए, और वी कैन राइट इट एज एक्सपेक्टेशन तो रैंडम वेरिएबल के लिए होती है ना, ये रैंडम वेरिएबल है, तो e की एन टी तो बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन सिर्फ इस पे लग जाएगा, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल हो सकता है आपका, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आया ये माइनस टी पैरामीटर के लिए 4x, माइनस टी आपका यहाँ पे टाइम पैरामीटर चल रहा है। तो ये हमारे पास बन गया मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। आपको लिखना है x वाले का ही, लेकिन t की जगह माइनस टी। तो x वाले का आपका क्या था, q प्लस पी ई की टी, ई की टी की जगह पे क्या जाएगा, e की माइनस टी और उसकी पावर n आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप अगर इसको कंबाइन करेंगे, ये e की एन टी है, इसको अंदर ले जाओ, q देखो अंदर लेके जाओगे, अंदर कैसे ले जा सकते हैं, पावर n के साथ लेके जाओगे। तो एक बार चलो कंबाइन कर लेते हैं, e की t q प्लस पी ई की माइनस टी की होल पावर n लिख सकते हैं, होल पावर n लिख सकते हैं। ये बन जाएगा q e की t प्लस पी ई की माइनस टी इंटू ई की टी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये 0। तो यहाँ पे आपके पास आया p प्लस क्यू ई टी की पावर n। तो जहां आपका p होता था, ये हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन y के लिए निकाल दिया, ये भी यूनिक होगा। तो यहाँ से अगर हम बायनोमियल जैसा ही बनाए, लेकिन बायनोमियल में जहाँ n था वहां तो n ही आया, लेकिन जहाँ p था वहां q आ गया, जहाँ q था वहां p। तो बिल्कुल जैसे कपिल ने कहा था कि कॉन्स्टेंट्स बस चेंज आएंगे, जो हमारे पास वहां सक्सेस था वो फेलियर, जो फेलियर था वो सक्सेस जाएगा, लेकिन y n माइनस एक्स आपका बायनोमियल को ही फॉलो करेगा अगर x बायनोमियल को फॉलो कर रहा है। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका यूनिकनेस रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन के टिप्स पे याद होने चाहिए, उससे आप किसी का भी बता सकते हैं। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन से आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा। क्लियर हुई है बात? यस मैम। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है आपके, ट्राई करके देखना इसको। 8.18 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, उस पे चलते हैं। क्या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एडिशन प्रॉपर्टी को किस तरीके से खोलेगा, जैसे मूवमेंट्स में तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में तो आपका प्रोडक्ट में खुल गया था, x प्लस वाई एम एक्स टी इंटू एम वाई टी खुल गया था, है ना। अब इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं क्या सम ऑफ टू बायनोमियल इज ऑल्सो ए बायनोमियल, और अगर नहीं होता तो किस टाइम पे बायनोमियल बनेगा, वो हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दो ऐसे रैंडम वेरिएबल लिए हैं जो बायनोमियल को फॉलो कर रहे हैं। एक आपने x लिया जो बायनोमियल को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर n1 एंड p1, एक y ले लिया आपने, वो भी बायनोमियल को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर n2 p2, डिफरेंट डिफरेंट ले लिए, दोनों ही हमने आपस में इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल लिए ऑलरेडी, ठीक है। तो इस केस में मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या बनेगा आपका, q1 प्लस p1 e की t n1, यही बनेगा जैसे हम बनाते हैं। y वाले का केस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे बस q2 प्लस p2 e की t n2 आ जाएगा। अब हम निकालना चाह रहे हैं सम वाले का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आएगा, उसी से हमें सम का डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा। तो अगर हम यहाँ पे सम करेंगे, आपको पता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में सम प्रोडक्ट में खुलता है, तो इन दोनों की आपको प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। देखो अब अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो बेस भी अलग है, पावर भी अलग है, प्रोडक्ट करना आसान तो नहीं है। ये बायनोमियल तभी बनता अगर ये q प्लस पी ई टी की पावर n की फॉर्म का आता। क्या ये अभी उस फॉर्म का आया है? अभी तो नहीं आया ना उस फॉर्म का, अभी तो उस फॉर्म की प्रोडक्ट का है, हम एक सिंगल उस फॉर्म में तो नहीं कह सकते। तो अभी हम जब हमारे पास जर्नल दे रखा हो दो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उनका सम बायनोमियल बने, ऐसा नहीं होता है। इफ x and y are binomial then x plus y need not be binomial variate. Two independent binomial variate is not a binomial variate. हम कह सकते हैं sum of two independent binomial variate is not a binomial variate, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे P1 is equal to P2 is equal to P ले लें,
हमें नीचे बेस ही तो सेम बनाना है, तभी तो हमारी उस वाली फॉर्म का आ जाएगा। अगर यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P ले ले इफ, तो यहाँ से ये भी इंप्लाई हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू सम Q, क्योंकि इन्हीं के डिफरेंस से हम बना लेंगे, ठीक है ना। तो पुट कर दो यहाँ पे Q प्लस पी ई की टी N1 Q प्लस पी ई की टी N2। अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अब ये उस फॉर्म का आपके पास आ चुका है। तो अगर प्रोबेबिलिटी सेम रहती है आपकी, तो सम आपका बायनोमियल को फॉलो करता है। x प्लस वाई फॉलो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी आपका n क्या बन जाता है, N1 प्लस N2। प्रोबेबिलिटी वही सेम p आती है। तो कब बना है, इफ P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, अब आपका बना है। क्लियर हुआ है। Yes, ma'am. जनरलाइजेशन कर सकते हो n के लिए भी सेम n के लिए भी आप जनरलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसको भी ट्राई करना है आपने आज।